हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, क्यों नहीं अच्छे होंगे। निशाना जो इतना अच्छा लगाया जा रहा है, इतना पावरफुल हथियार अगर किसी के पास हो तो उसका आने वाला कल तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा, नहीं? तो चलिए फिर से हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। आज जो ब्रह्मास्त्र का कहानी बेटा चलने वाला है वो तो और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट। आज हम ब्रह्मास्त्र में आप लोग को लाए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं। किसका क्वेश्चन लाए हैं? तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपको ब्रह्मास्त्र में लाया गया है। इसमें भौतिकी का क्वेश्चन लाया गया है और भौतिकी जगत के बहुत सारे चीज़ों का आज बिल्कुल ध्वस्त होगा। और ये ब्रह्मास्त्र हमारा जो है, ये ब्रह्मास्त्र हमारा बिल्कुल भंग करता हुआ नजर आएगा। किसको? तो भौतिकी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके, आइंस्टीन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, डॉपलर का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, ऐसे सो मेनी सिद्धांत जो होंगे, ये ब्रह्मास्त्र के माध्यम से सबको हम एक तीर से कई निशाना आज लगाने वाले हैं। तो मेरे साथ आप भी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज हमारा ब्रह्मास्त्र का होल क्यू होने जा रहा है बेटा। होल क्यू इट मीन्स क्या? पावर 3 हो जाएगा। 3 पावर होने का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ना समझ में आएगा तो एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट जाके हमारा देखिए, आपको सब चीज़ समझाते हुए हम नजर आएंगे। तो आज हमारा ब्रह्मास्त्र पे पावर 3 चलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक ड्रॉप नहीं कीजिएगा। मैं लगभग आपके सिलेबस का जो भी क्वेश्चन आएगा उस सारे कंटेंट को ऐसे एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे जैसा आप आकलन और उम्मीद नहीं किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारा क्या है बेटा? 50 प्रश्न आपको 50 मिनट में कर देने हैं। 50 प्रश्न को हमको 50 मिनट में क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। और उम्मीद है हमने 1 से 2 मिनट गंवा चुका होगा, तो अब वक्त गंवाना नहीं है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करना है और पूरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। एक एक ऑप्शन को डिराइव करेंगे तो बेटा 100, 50, 100 का 200 ऑप्शन होगा। और 200 ऑप्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कितना समय किस पर मिलना चाहिए, ये मैनेजमेंट पावर बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन होगा। तो जल्दी मारो दबाओ, तेजी से दबाओ। दबा दिया? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान बेहतर तो भविष्य भी बेहतर ही होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान से देखो, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता, आवृत्ति या तीक्ष्णता, फ्रीक्वेंसी और उसके तीक्ष्णता जो होती है, जो टूटता है पार्टिकल्स, विखंडित होता है, उसका कहानी है, बढ़ती जाती है। ऐसा निम्न में से किस परिघटन के कारण होता है? जब हमारे पास ट्रेन आती है तो वो हॉर्न बजाता है। तो हॉर्न बजाने के बाद जो आवृत्ति होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगा, पार्टिकल्स के कण जो होंगे वो टूटते हुए और वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा बिग बैंग थ्योरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग प्रिंसिपल के कारण होता है। तो किस सिद्धांत के कारण होगा? तो बिग बैंग प्रिंसिपल के कारण होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, काहे होगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक करके ध्यान से समझिए। क्या कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत को बेटा हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। ये महाविस्फोटक सिद्धांत क्या होता है? तो बेटा इसी सिद्धांत से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रह्मांड है तब ये दुनिया है, और ये दुनिया है तब ही उसमें हमारा एक देश है, और उस देश है तो उसी में एक राज्य है, और उसी में एक जिला है, उसी जिला में एक गांव है जहां से तुम और हम बिलोंग्स करते हैं। तो इस दुनिया की उत्पत्ति जहां से हुई है उसको तो सैल्यूट मारना चाहिए, बिल्कुल। तो थैंक्स टू बिग बैंग, कौन सा सिद्धांत? थैंक्स टू बिग बैंग प्रिंसिपल। मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि इस दुनिया जगत का निर्माण किया जिसमें आज हम और तुम एग्जिस्ट करते हैं। क्या कहता है? ये महाविस्फोटक सिद्धांत है। लगभग 13.7 साल पहले, यानी 13.7 अरबों साल पहले, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, यानी
13.7 अरबों साल पहले का कहानी है कि हमारा यूनिवर्स जो था वो आपको एग्जिस्टेंस में आया था। कब? जब आपको यही बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। ये बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और वहाँ महाविस्फोट हुआ था। और विस्फोट के मात्र 1.43, ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड है, 1.43 सेकेंड बाद ही क्या हो गया था, तो मात्र 1.43 सेकेंड बाद हमारे यूनिवर्स का निर्माण हो गया था। और 1.34 सेकेंड में 10 पे पावर 3 गुना, 10 पे पावर 3 गुना यूनिवर्स जो था वो फैल चुका था। यानी जब ये बिग बैंग सिद्धांत में जो कण पाए गए थे, जब इसका महाविस्फोट हुआ था, तो मात्र 1.34 सेकेंड में ही 10 पे पावर 30, 10 पे पावर 30 यानी एक पर कितना बेटा 30 शून्य, एक पर 30 शून्य, इतना बड़ा क्षेत्र हमारा यूनिवर्स का बन चुका था। और कहता है कि क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्वार्ट्ज एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिस पर चार्ज जो पाया जाता है वो फ्रैक्शन में पाया जाता है, आवेश आपको भिन्न में पाए जाते हैं, उसी को क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क का, प्लेटन का और तथा फोटोन का गर्म द्रव बन चुका था। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी, हमारा पृथ्वी का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारा इतना फैल गया, जब ये बिग बैंग थ्योरी का विस्फोट हुआ तो क्वार्क का, कैप्टन का और फोटोन का गर्म होके द्रव आपका तैयार हो चुका था। इतना ही नहीं, 1.4 सेकेंड पर क्वार्ट्ज जो है वो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलना शुरू हो गया। क्वार्ट्ज जो है 1.4 सेकेंड बाद ये क्वार्ट्ज आपका टूट कर कितने क्वार्ट्ज आपको आपस में मिलने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलने लगे, जिससे हमारा पृथ्वी क्या हो गया, ठंडा होना शुरू हो गया। पृथ्वी कहते हैं हमारा यूनिवर्स ठंडा होने लगा। तो इसी सिद्धांत की मदद से जब ट्रेन हॉर्न देता है तो उसके कारण जो वहां से वाइब्रेशन और कंपन उत्पन्न होते हैं, तो हमारे पार्टिकल्स भी डेविएट करते हैं। हमारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो साउंड की मदद से स्टोन या इस सब को तोड़े जाते हैं, तो इसी सिद्धांत का मदद लिया जाता है बेटा। ये तो इसका सिद्धांत था। दूसरा कहता है कि डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं कि किसी सोर्स से, यानी कोई स्रोत है जहां से आवाज ध्वनि निकल रहा है और कोई आदमी है जो उसके आवाज को सुन रहा है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स का कंप्रेशन और एक्सप्रेशन होता है, जो पार्टिकल्स कंप्रेस करते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और उसमें जो वाइब्रेशन आता है, उसी के विषय में आपको डॉपलर ने बताया था। चार्ल्स का कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। गैस लॉ में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ सब हम पढ़ा चुके हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कंटेनर के अंदर शेप साइज वाले, बड़े शेप साइज वाले किसी शेप साइज वाले पार्टिकल्स को अगर कंटेनर के अंदर हम डालते हैं, तो डालने के बाद उससे जितना बाल्टी में पानी भरा हुआ है और वहां पर किसी वस्तु को डाला जाता है, तो वहां से जितना पानी आपको बाहर निकलता है, वो भार जो पानी का वेट होगा वो आपको उस वस्तु पर लगा हुआ प्लवन बल जो होगा, वायुंट फोर्स जो होगा, उसके बराबर होगा। यही आपको आर्किमिडीज ने बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में भली भांति सेट कर गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। एक एक चीज को इतना जबरदस्त तरीका से एक्सप्लेन करेंगे जैसा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बटन दबाना भूलना नहीं है, बटन दबाना बिल्कुल भूलना नहीं है। जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कॉमेंट करना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? बर्फ का दो टुकड़ा ले लो, बर्फ का दो स्लाइस ले लो और दोनों को आपस में ऐसे पकड़ कर चिपका दो। ऐसे करके चिपकाइएगा ना, तो जैसे गोंद चिपकता है वैसे बर्फ का दोनों टुकड़ा चिपक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि बर्फ जो होता है, बर्फ को जब आपस में दबाते हैं, तो दबाने के बाद क्या होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, जैसे ही आप उसको प्रेशर दीजिएगा, दबाइएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कमेगा तो ये पिघलना शुरू कर देगा और एक पानी का लेयर जो होगा दोनों बर्फ के बीच में बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी एक बर्फ का टुकड़ा है। हम दोनों टुकड़ा को क्या किए कि आपस में हम दबाना शुरू किए और दोनों टुकड़ा को आपस में क्या किए, सटा दिए। जैसे ही हम इधर से सटाएं तो इधर से क्या लगाएं, इधर से प्रेशर लगाएं और इधर से प्रेशर लगाएं। जैसे ही प्रेशर लगाएं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो मेल्टिंग पॉइंट आपको कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या, इसका जो पिघलन बिंदु था वो कम होने लगा। और जब कम होने लगा तो कहानी क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसके बीच जो हो गया ये आपको जल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया,
वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या कहता है कि वाटर इज फॉर्म बिटवीन टू स्लाइसेस, दोनों स्लाइड्स के बीच में ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये जल बन गया। एंड लास्ट प्रेशर डिक्रीजेज देन, और जैसे ही ये प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा समय के बाद जैसे ही ये प्रेशर आपका हटेगा वैसे ही ये बर्फ बीच में जो पानी है वो भी बर्फ बन जाएगा और ये पूरा का पूरा स्लाइस आपको एक ही बर्फ का टुकड़ा नजर आएगा और आपको ये दोनों बर्फ आपस में चिपके हुए नजर आएंगे। और ये पूरा दो बर्फ जो ए और बी था अब डायरेक्ट आपको किस में बदल गया, ए बी में चेंज कर जाएगा। ऐसे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देन दिस वाटर फ्रीजेज हैंस टू स्लाइसेज ऑफ द स्टिक्स ईच अदर। क्या होता है, तो क्या हुआ समझ में आया, समझ में आया कि एक बर्फ के टुकड़ा को दूसरे बर्फ के टुकड़ा के पास लाए तो इसका क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर लगाया, हमने प्रेशर को लगाया दोनों तरफ से इधर उधर से, तो प्रेशर लगने के बाद बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट था, जो आपका पिघलन बिंदु था वो कम हो गया, तो बीच वाले पानी बन गए। और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ वैसे ही ये पानी फिर से बर्फ में बदल गया और एक ही टुकड़ा में आपस में चिपक गए। तो हुआ क्या, तो दाब अधिक होने के कारण इसका गलनांक क्या हो गया था, कम हो गया था, इसीलिए ऐसा घटना घटा था। सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहां लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। कौन से ऐसे प्लेनेट है, 8 प्लेनेट हमारे पास है, जिसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो बेटा शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मैंने सबका इंग्लिश हिंदी लिख दिया है। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र वेनस को कहा जाता है, शनि सैटर्न को और मंगल मार्स को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, भोर का क्या बोलते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, सुबह को भोर कहा जाता है, भोर का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है, या मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं और इसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। सुबह और शाम दोनों का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। शाम में आकाश में दिखने वाला सबसे पहला तारा होता है, शाम के टाइम में जो सबसे पहले तारा टिमटिमाता है आपके आकाश में, तो वो आपका कौन सा तारा होता है, तो बेटा शुक्र होता है। कौन सा होता है, तो शुक्र आपका होता है। इतना ही नहीं कहता है कि सुबह में तारे के रूप में गायब हो जाता है। ये जो शुक्र आपका, ये जो आपका ग्रह दिया गया है, ये जो आपका ग्रह दिया गया है शुक्र ग्रह, ये आपको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और ये ग्रह जो है आपको तारा है, तो ग्रह गायब कैसे होता है, तो शाम होते ही सबसे पहले यही ग्रह आपको दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन किए हैं। कहता है कि सुबह में तारे के रूप में गायब हो जाता है और सुबह होते ही ये है ग्रह, है प्लेनेट, लेकिन ये स्टार के रूप में गायब हो जाता है, सुबह में गायब हो जाता है और शाम में सबसे पहले दिखाई देने वाला पृथ्वी पर से यही आपका ग्रह होता है, जिसको मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। शुक्र जो है सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। यानी शुक्र जो आपका स्टार, जो आपका सन है, तो सन के बाद अगर कोई प्लैनेट हम लेते हैं तो वो पृथ्वी के नज़दीक में जो प्लैनेट पाया जाता है वो सबसे नज़दीक कौन है, यानी सन के बाद जस्ट जो होगा वो आपको कौन है, तो आपका ये शुक्र है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बेटा वायुमंडल भी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके कारण इसके पास वायुमंडल भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है गर्म गैस होता है, तो इसके वायुमंडल बहुत ज़्यादा उष्मीय और बहुत ज़्यादा गर्म भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्र को ही क्यों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह में सबसे पहले तारे के रूप में गायब हो जाता है और शाम होते ही सबसे पहले तारे के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी में सूर्य के बाद ये पहला ग्रह है जो पृथ्वी के बाद नजदीक में आता है और पृथ्वी से विजुलाइज होता है, दिखता है, ऐसा आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। तो लिफ्ट में जब आप चढ़ते हैं बेटा तो आपका भार कब मालूम होगा, तो आप गेस किए होंगे लिफ्ट जब नीचे की ओर जाएगा तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। लिफ्ट जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो आपको बहुत स्ट्रेंथ लगेगा कि हाँ कोई जोर जबरदस्ती हमको ऊपर खींच रहा है, आपको लगेगा हम बहुत ज़्यादा वजनदार है और जोर जबरदस्ती खींच रहा है। जैसे आप टावर वाला झूला पर चढ़िएगा तो जब ऊपर खींचे चढ़ेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन जब नीचे की ओर आता है तब आपको डर लगने लगता है। जी तो खींच ही रहा है और दूसरा और उसको पुश करता है, इस वजह से। तो कब, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर, क्या कहता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, जब ऊपर की ओर जाएगा एक समान एक्सेलरेशन से, तब आपको दिखाई होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है कि हाइड्रोजन भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। बेटा बैलून में जब हाइड्रोजन गैस हम भर देते हैं या हीलियम गैस भर देते हैं या गर्म गैस भर देते हैं, बैलून में जब हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और किसी गर्म गैस को भर दिया जाता है तो ये सारे हल्के होते हैं। तो ये सीधा कहाँ, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, यानी अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी से इसकी घनत्व कम होती है, इसलिए एक ही बार कहाँ सीधा ऊपर की ओर उड़ता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर खत्म होने के कारण वहां पर प्रेशर क्या होते रहता है, तो डिक्रीज करते रहता है। प्रेशर क्या होते रहता है, डिक्रीज। हवा ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा। हवा कम होंगे तो दाब कम होगा, तो ऊपर जाने के बाद प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज कर जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो ये बैलून आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बैलून क्या हो जाएगा, वायु दाब जो होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर घट जाता है, जिसके कारण ये बैलून आपका फूट जाता है। ये बैलून क्या हो जाता है, फूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रेशर घटेगा तो वो और फैलेगा ना, जब वो और फैलेगा तो वो उसकी एक क्षमता होगी बर्दाश्त करने की, वो फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को आपस अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग रिंग में से कौन होते हैं। मैंने बेटा कलर के विषय में आपको बताया था कि कलर जो होते हैं वो प्राथमिक कलर होते हैं। 3 कलर आपको प्राथमिक कलर होता है। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो आपको 3 होते हैं। ये 3 प्राथमिक रंग जो आपको होते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये आपको तीनों का तीनों कौन सा कलर है, तो ये प्राइमरी कलर है। मात्र 3 कलर बेटा प्राइमरी कलर होता है, बाद बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सेकेंडरी कलर है। तो काला, उजला और नारंगी जितने भी कलर आप देख रहे हैं, बैगनी, ये वो आए माए जितना आपको दिखाई देता है वो सारे के सारे सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली कलर होते हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक रंग उसको कहा जाता है। तो प्राइमरी कलर 3 होता है। कहता है कि लाल, हरा और नीला को जब आपस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, तो बेटा सफेद बनता है, जो सेकेंडरी कलर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक्स्ट्रा इसके विषय में जानना है तो मैंने बेटा इसका कलर का पूरा एक्सप्लेनेशन पहले वाले लेक्चर में फिजिक्स में कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि होने से प्रकाश की गति में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रकाश जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट डजंट डिपेंड अपॉन क्या, मीडियम, डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम। क्या कहता है कि प्रकाश की जो प्रकाश का चाल होगा, सी आपका क्या है, तो प्रकाश का चाल है। प्रकाश का चाल जो होता है वो आपको माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जब माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा तो माध्यम कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपको कह रहा है कि माध्यम में तापमान को बढ़ाइए और घटाइए या कुछ भी कीजिए, प्रेशर बढ़ाइए घटाइए, तो हमारे प्रकाश के गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वैसा ही रह जाता है, जैसा है वैसा रहेगा, कहीं से कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। रडार और सोनार का कहानी आप जानते होंगे, आज हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए कहते हैं। तो रडार बेटा होता क्या है, तो रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग आपका एक सिस्टम होता है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, जो आपको फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसमें एक सिग्नल लगा होता है जिसको बैंड बोलते हैं, और उस बैंड जो होता है वही आपको फ्रीक्वेंसी के आधार पर, लाइट रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके आधार पर वर्क करता है। तो कहता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ये रडार क्या करता है, तो सूक्ष्म तरंगों की मदद से वस्तुओं का पता लगाता है। ये क्या होता है, तो जो सूक्ष्म तरंग होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, उस माइक्रोवेव्स की मदद से किसको डिटेक्ट करने का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट के विषय में क्या सब बताएगा रडार, वो भी हम समझाने जा रहे हैं। कहता है कि इसकी सहायता से हम गतिमान वस्तु, जैसे आपका हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब आपको उड़ रहा है, मौसम अगर खराब हो गया तो खराब कितना जल्दी होने वाला है, ये सब भी आपको रडार की मदद से पता लगाया जा सकता है।
हवाई जहाज रास्ता भूल गया है, किस गति से चल रहा है, किस दिशा से आ रहा है, कितना दूरी पर है, ये सारा जानकारी आपको रडार देता है। तो वायुयान में, जलयान में, मोटरयान में आदि की दूरी, ऊंचाई और दिशा चाल, दूरी यानी कितना दूरी पर है वो भी बता देगा, कितना ऊंचाई पर है वो भी बता देगा, किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है वो भी बता देगा, और किस स्पीड से आ रहा है उसका स्पीड क्या है वो भी बता देगा। और मौसम में अगर तेजी से आ रही परिवर्तन होता है, मौसम में आपका मानसून अगर तेजी से चेंज कर रहा है तो उसके विषय में भी बताने का काम कौन करता है, तो आपका रडार करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने में अगर रास्ता भटक जाता है तो वो भी रडार के सिग्नल से ही पता चलता है। पायलट को ये सिग्नल दे दिया जाता है कि आप रास्ते भटक गए हैं, आपको कैसे क्या करना है, वो सूचना रडार के माध्यम से उसको दे दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इतना पढ़ने के बाद एक थैंक यू तो बनता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर अप टू दिस टाइम। अभी तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर जा रहा है बेटा, एक बार और कहते हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना आपको भूलना नहीं है। तो टाइम बहुत कम है, प्रत्येक मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो बेटा समय का मात्रक ये आपका टाइम का मात्रक है। अधिवर्ष जो है ये समय का मात्रक है, चंद्रमा भी आपका समय का मात्रक है, 15 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो बेटा लेंथ का माध्यम होता है। किसका होता है, लेंथ का होता है, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये लेंथ का है, पूछ रहा था समय का कौन मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष आपका लेंथ का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का चालक बहुत अच्छा बेटा पारा होता है, मरकरी सबसे अच्छा चालक। इसमें यहाँ जो दिया गया है उसमें सबसे अच्छा चालक कौन होता है, मरकरी। ईथर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है कि सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है। तो हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पर काम करता है उसी कारण सूर्य में होता है। तो हाइड्रोजन आपका छोटा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर बहुत छोटा है, एटॉमिक नंबर भी बेटा 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, 1.008 होता है। तो उसका अणुभार कम होते हैं, परमाणु संख्या कम होता है, तो उसके न्यूक्लियाई क्या होंगे, मात्र उसमें एगो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन तो पाया नहीं जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटियम में नहीं पाए जाते हैं, ड्यूटेरियम में 1 पाए जाते हैं और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में एक ही होता है। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों में एक होता है। न्यूट्रॉन बदलते हैं, प्रोटियम में 1, न्यूट्रोनियम में आप, ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 3 न्यूट्रॉन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ये किसके कारण होता है, तो बेटा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई एक बार बताया है, लेकिन आज पूर्ण रूपेण आपको तोड़ के बता दिए हैं कि आज के बाद आपको समस्या नहीं हो। देखिए 2 हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिला, 1 एटॉमिक नंबर, 1 एटॉमिक मास आपस में मिला, तो हीलियम का फॉर्मेशन किया, 2 ठो प्रोटॉन और यहाँ से एनर्जी बाहर निकला। ये भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या 2 हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियाई निकाले हैं। तो ये आपका बेटा ड्यूटेरियम है। पहला वाला में हमने प्रोटियम का कहानी दिखाया, ये प्रोटियम की मदद से बनाया है जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ये आपका ड्यूटेरियम की मदद से बनाया है जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 2 ठो ड्यूटेरियम को मिला दिए, हीलियम बना और कितना एनर्जी मिला, तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिला। और तीसरा वाला में हमने क्या किया है कि ट्रिटियम और ड्यूटेरियम को मिला है, ये आपका ट्रिटियम है, ये आपका ड्यूटेरियम है, दोनों को आपस में मिला दिए, हीलियम बना, न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकला और आपका क्या मिला, तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिला। और पहला वाला को ही एक्सप्लेन किए हैं कि जब 4 को किसको मिला देते हैं, प्रोटियम को, तो हीलियम बनता है, ये आपको बीटा पार्टिकल्स बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन आपको क्या निकलता है, इतना मेगा वोल्ट आपका 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी निकलता है। तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के पास इतना एनर्जी होता है, और एकमात्र सोर्स पृथ्वी का एनर्जी का मात्र सूर्य ही होता है, ये पहले भी समझा चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेल बेयर्ड ने किया था। किसने किया था बेटा, जेल बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक होता है बेटा, आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है। बल
बल का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आएगा? तो ये भी आपको 1 जूल के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो पहले जान लो बेटा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की मदद से काम करता है। जैसे आपका माइक्रोस्कोप होता है जो सूक्ष्मदर्शी चीज को देखने में मदद करता है, जिसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी किसी भी छोटे से छोटे कण को बहुत बड़ा करके और क्लियर करके दिखाने का काम करता है, वही आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं। तो इसमें जो देखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के कारण देखा जाएगा। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन रे होते हैं उसका क्या लेंगे? बीम ले लेंगे, बहुत सारे ले लेंगे, उसकी मदद से देखा जाएगा। इसका रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता आपको बहुत ज्यादा होता है। और फार बेटर यानी क्या कहता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय जितने भी सूक्ष्मदर्शी है, स्टेटोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसके ऐसे जितने भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। तो कहता है इसको किसने खोजा था? जो भी खोजा होगा उसको मैं एक बार और सैल्यूट करता हूं, ये भी बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। तो वो आपका कौन था? तो ल्यूवेन हॉक ने था, ल्यूवेन हॉक ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, नाम सुनते होंगे सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का। मात्र 2 ही होता है, एक बार आपको चंद्रमा बीच में आ जाता है और एक बार आपको सूर्य बीच में आ जाता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? कहता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यानी आपको होगा क्या? तो आपका ये सन होगा, और नीचे आपके क्या हो जाएंगे? बीच में आपका कौन आ जाएगा? तो बीच में कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या होगा? तो अर्थ होगा, नीचे आपके अर्थ होंगे। तो ये जिस ग्रहण का निर्माण करेगा तब आपको सूर्य ग्रहण होगा। कौन सा ग्रहण होगा? तो ये आपको सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है? तो सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। एक समान शुष्क सेल, एक सिंपल आपको शुष्क सेल जो होता है, जिसको ड्राई सेल हम लोग बोलते हैं, जो आपका रिमोट में इस्तेमाल किया जाता है, घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको ड्राई सेल होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो क्या करता है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको लैग्रेंज सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका वोल्टेज अगर बढ़ाना हो, यानी जो छोटे छोटे बैटरी आते हैं आपके, उसमें अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो तो बेटा बैटरी के पीछे बैटरी को जोड़ दो, एक बैटरी, उसके पीछे बैटरी, उसके आप जानते होंगे पहले जो गार्ड उड रखता है टॉर्च, वो इतना बड़ा टॉर्च रखता है, एक बैटरी, उसके पीछे दूसरा बैटरी, तीसरा बैटरी, चौथा बैटरी, 8-8, 10-10 को बैटरी सीधा जोड़ देता है सीरीज में। अगर वोल्टेज बढ़ाना हो प्राइमरी सेल में तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको श्रृंखलाबद्ध तरीका से सेल को जोड़ देते हैं। अगर आपको करंट बढ़ाना हो सेल में तो वहां पर क्या करेंगे? तो इस सेल को हम लोग समानांतर में जोड़ देंगे। जो छोटे छोटे सेल होंगे तो एगो सेल उसके बगल में दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे सेल को आप एक कतार में ऐसे करके डाल दीजिएगा। ऐसे करके आपका जैसे ये सेल है, मैं मान लेता हूँ ये सेल है, दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ऐसे। तो ये पैरेलल में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? पैरेलल में जोड़ा गया है। तो इसमें करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसी बैटरी को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं, इसी बैटरी को हम क्या करते हैं? ऐसे करके सीरीज में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ ऐसे जोड़ेंगे। नॉर्थ नॉर्थ जोड़ेंगे तो करंट का सप्लाई नहीं होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपका सीरीज में बेटा जोड़ा गया है कनेक्टिविटी। और इसमें आपका वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर सेल से वोल्टेज ज़्यादा लेना है तो सेल को आपको सीरीज में जोड़ना होगा। सेल से करंट ज़्यादा लेना है तो उसको आपको पैरेलल में जोड़ना होगा। सेल में होता क्या है? तो ड्राई सेल, ड्राई आपको केमिकल सब्सटेंस मोल्टेन फॉर्म में पाया जाता है। वो बैटरी के अंदर जो सूखा वाला बैटरी आप घड़ी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, ये सब में जो लगाया जाता है, छोटे छोटे सेल जो आते हैं, पेंसिल टाइप के बैटरी या टॉर्च में लगाने वाला बैटरी, उसमें कुछ केमिकल्स पाया जाता है जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होते हैं। और बीच में जो रॉड आपको दिखाई देता है वो ग्रेफाइट का रॉड होता है। एक जो ऊपर निकला हुआ होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो नीचे चिपका हुआ होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। अब क्या बताया? अब तो एक बैटरी
खरीद लो, 12 रुपया का सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें पाया क्या जाता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 के नीचे तापमान पर, यानी आपको पृथ्वी पर अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो आप पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा तो वहां पर 100 डिग्री से कम सेल्सियस टेम्परेचर दीजिएगा, तभी पानी खौलना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का डेंसिटी कमता है, हवा की रेशियो जो है वो आपको कम जाता है, तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर जब डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको 1 एटीएम हमारा यहाँ प्रेशर है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर जाएंगे तो 1 एटीएम से कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री से कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक निश्चित तापमान जिस पर कोई भी सब्सटेंस उबलना शुरू कर देता है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो 100 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर हो जाएगा, इसलिए वो 100 से कम में उबलना शुरू कर देगा। क्यों उबलना शुरू कर देता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और तो उबलने का बिंदु उससे नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग की प्रकृति बेटा अनुप्रस्थ नहीं होगा, अनुदैर्घ्य की तरह होता है। अनुदैर्घ्य कैसे होते हैं, तो अनुदैर्घ्य एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आप ध्वनि का जो तरंग है, जब ध्वनि के तरंग जो होते हैं वो जब कहीं से ट्रेवल करते हैं तो वो मूवमेंट करता है। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की क्रिया होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब आगे बढ़ता है, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम के कण अगर हल्के होंगे और इस रूप में आपको अनुदैर्घ्य के रूप में पाए जाएंगे तभी वो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्या कहता है बेटा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिलाकर 3 डिग्री कर दिया गया। अब आपको कहता है एक कंटेनर लिए, इसमें आपका जल भरा हुआ है और जल कितना डिग्री सेल्सियस पर है, तो 9 डिग्री सेल्सियस पर है। अब कहता है आप दूसरा कंटेनर ले लीजिए जिसमें इसमें भी जल भरा हुआ है लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाएगा तो क्या होगा वो मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, टू द पॉइंट सीधा दिमाग में डालूंगा। क्या कहता है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, जो द्रवों की सांद्रता होती है वो आपको सीधा समानुपाती होता है किसके, तापमान के। कि सीधा तापमान को बढ़ाइएगा तो द्रवों का सांद्रता बढ़ जाता है, विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड का वो बढ़ जाता है। तापमान को घटाइएगा तो द्रव का सांद्रता आपका घट जाएगा। तो 9 डिग्री सेल्सियस पर चिपचिपाहट जो होगा वो अधिक होगा। जब चिपचिपाहट अधिक होंगे बेटा, एक दूसरे से चिपका हुआ सब्सटेंस रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चिपचिपाहट ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, हीट एनर्जी उसके पास ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, चिपचिपाहट बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 3 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ले जाएंगे तापमान आपका घट जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही घटेगा विस्कोसिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही विस्कोसिटी घटेगा तो उसका चिपकने की जो प्रवृत्ति है वो चिपचिपाहट भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले घटेगा और बाद में फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले घट जाएगा बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके कारण, तो विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्या कहता है, यंग प्रस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा दिया हुआ है। तो यंग्स क्या कहता है, यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक होता है। ये क्या होता है, तो ये एक बेटा संख्या होता है, ये एक संख्या होता है जो आपको बताता है, क्या बताता है कि आपका यंग्स मॉडुलस जो था, यंग्स मॉडुलस आपका नाम है, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुणांक क्या बताता है कि अगर किसी भी पार्टिकल्स पर या किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सब्सटेंस पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसके शेप साइज को बदलने में हमको कितना कठिनाई होती है, उसी चीज को दर्शाने का काम कौन करता है, ये करता है। तो ये एक संख्या होता है। ये क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक संख्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक संख्या होता है जो हमको ये बताता है कि किसी भी पदार्थ का जो शेप साइज हम चेंज करते हैं, बल लगाकर, बाहर से बल लगाकर उसके शेप साइज में परिवर्तन करते हैं, तो उसके दौरान हमको कितना कठिनाई होता है वो इस संख्या की मदद से पता कर सकते हैं। और यही लैम्डा बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस आपका फोर्स होता है, स्ट्रेन आपका लेंथ होता है। फोर्स का यूनिट मीटर होगा और लेंथ का यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, यानी न्यूटन पर मीटर इज योर करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सब बता देगा।
कहता है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। क्यों पकाया जा सकता है बेटा? प्रेशर को बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा तो आप टेम्परेचर दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होगा ही, अब प्लस तापमान तो प्रेशर भी उसका अंदर रह गया, तो प्रेशर और तापमान को बढ़ा देगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी सीज जाएगा। क्या? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। बहुत अच्छा काम किया था, इसको मिलाओ, किससे मिलाओ? रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नदी में चलता हुआ एक जहाज समुद्र की ओर जाता है तब क्या होता है? बेटा जब नदी और समुद्र का जहां मिलन होता है ना, समुद्र से नदी निकलते हैं, तो नदी से आप जाइएगा नैया लेकर, और जैसे ही समुद्र में प्रवेश कीजिएगा ना, तो नैया आपका उछाल मारेगा, टैक ऊपर की ओर एक के बार जाएगा, ऐसे करके देखिएगा मूवी में दिखाता है, ऐसे जाएगा तो ऐसे करके ऊपर चला जाता है। क्यों थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है? क्योंकि समुद्र के जो जल होते हैं उसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको नदी के जल के तुलना में समुद्र के जल का घनत्व अधिक हो जाता है, और इसी कारण से नैया नदी से समुद्र में जब प्रवेश करता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। चलिए, ऊपर या नीचे होगा तो क्या करेगा? तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैंने आपको समझा दिया, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और क्या कहता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? मैंने बेटा एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर का जो वोल्ट मीटर होगा, वो वोल्ट मीटर का क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवरोध होता है। जब वोल्ट मीटर को आप सीरीज में जोड़ दीजिएगा, V1 V2 सीरीज में जोड़ दीजिएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उससे जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने अंदर से करंट को आने से रोकने का काम करता है। तो वो आपका तो वोल्ट मीटर जो होगा, कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है करंट को शो करना, मतलब दिखाना कि चल रहा है कि नहीं उसमें वो। तो क्या कहता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो क्या कहता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर कौन होगा? जिसका अवरोध अनंत होगा, बिल्कुल इतना हो कि करंट को जाने ही नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है? लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क हो जाती है। लोलक घड़ियां पेंडुलम क्लॉक जो होगा, वो कहता है कि गर्मियों में शुष्क हो जाता है, उसका चाल स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है बेटा? मैं आपको बताता हूँ। गर्मी के समय में उसका जो तार होता है, जिससे वो आपका पेंडुलम लटका हुआ होता है, वो तार लमर जाता है। तार जब लमर जाएगा तो उसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा कम जाएगा। कैसे? सो देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। T आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है। L आपका क्या हो गया? L आपका बढ़ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोनों में लगा हुआ समय भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि वैद्युत अपघट संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेटा माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघट का 2-2, 3-3 नियम दिया था। हम सारा नियम का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। आपको पता होना चाहिए, एक किताब का बाइंडिंग करने वाला आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया। तो आप लोग तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, नया नया कॉन्सेप्ट निकालो शारदा के साथ मिलके। यार कब तक तिजोरी बंद रखेगा? खोलो। ओम का नियम V बराबर IR दिया था। एडिसन बहुत सारा आविष्कार किया था। वोल्टा जो था वो वोल्टेज के विषय में बताया था। कहता है चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है भाई? तो सूर्य ग्रहण का कहानी बता ही दिए हैं कि पृथ्वी और उसके बीच में क्या जाता है? पृथ्वी और उसके बीच में चंद्रमा जाता है। नहीं, उल्टा होगा इसमें। देखो इसमें क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा का दिन भी बोलते हैं, फुल मून डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि जिसके पास जीता हो, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वो आपको पूछ रहा है। तो ये बेटा द्रव्यमान आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है। ये आपका अदिश है। समय भी आपका क्या है? अदिश है। इसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। और लंबाई भी आपका क्या है? अदिश है, ठीक है। तो होगा कौन? तो ये आपका वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटा समय। विस्थापन आपका सदिश होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो विस्थापन आपका तो कौन
कौन सा ऑप्शन होगा? वेग इज द करेक्ट ऑप्शन, वेग इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका क्या होगा? बेटा जब हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है वर्षा के समय में तो आदमी अकछ जाता है। आदमी अकछ जाता है, क्यों अकछ जाता है? उस समय उसको बहुत असहज फील करता है। ऐसा इसीलिए फील करता है क्योंकि वायुमंडल में जो हवा पाए जाते हैं उसमें ह्यूमिडिटी होने के कारण, आर्द्रता होने के कारण आपके बॉडी से जो पसीना चलता है वो पसीना का चलना रुक जाता है, और पसीना न चलने के कारण आप अपने आप को बहुत असहज महसूस करेंगे। इसीलिए महसूस करेंगे कि पसीना अगर नहीं चलेगा तो हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम वाटर करता है। जब आपके शरीर से जितना ज़्यादा पसीना बहेगा तो उतना ज़्यादा आपका शरीर ठंडा होगा। आपका बरसात उरसात या ह्यूमिडिटी के समय में देखते होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, अंदर से लगेगा कि गर्मी से उम्मस से फाड़ दिया और पसीना निकलेगा नहीं, तो आप बहुत असहज महसूस करेंगे। आर्द्रता होने के कारण पसीना नहीं निकलने देता है, आपका तापमान बॉडी का बिगड़ने लगता है। नेक्स्ट कहता है शुष्क सेल क्या होता है? ड्राई सेल बेटा क्या होता है? तो ड्राई सेल, इसको प्राथमिक सेल को ड्राई सेल कहा जाता है। प्राइमरी सेल जिसका काम जो इसको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते आप, टॉर्च का बैटरी, इसका मोबाइल का बैटरी, ये सब जो आपको घड़ी का बैटरी, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार लाइए, यूज कीजिए, कचरा में फेंक दीजिए। एक बार लाइए, यूज कीजिए, कचरा में फेंक दीजिए। सेकेंडरी सेल हमारा क्या होता है? तो एक ऐसे सेल होते हैं जिसको बार बार रिचार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। बार बार जैसे मोबाइल का बैटरी आपका डाउन हो गया तो चार्ज में लगा देते हैं, फिर चार्ज हो जाता है, फिर डाउन हुआ, चार्ज में लगाते हैं, 2-4 साल यूज करते रहते हैं। तो इसको लाइक आयन सेल, निकॉन कैडमियम सेल और NiH सेल यानी निकेल मेटल हाइड्रोजन सेल, निकेल मेटल हाइड्रोजन सेल। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है सेकेंडरी सेल के। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सेल जो बेटा होगा वो शेप साइज में छोटा होगा, सेकेंडरी सेल शेप साइज में बड़ा होगा। प्राइमरी सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो रिमोट में करेंगे, घड़ी में करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो कार, बड़े बड़े व्हीकल्स, गाड़ी होगा उसमें करेंगे, उसका साइज बड़ा होगा। प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं होता है, सेकेंडरी सेल आपका रिचार्ज होता है। प्राइमरी सेल आपको चीपर होता है, सस्ता मिलता है, वो आपको सस्ता नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? तो बेटा चलती हुई गोली होगा, बहता हुआ पानी होगा, चलता हथौड़ा में होगा और घिंचा हुआ धनुष। घिंचा हुआ धनुष जब घींचेंगे, जब घींच के छोड़ेंगे ना तब उसमें वेलोसिटी आएगा, घींचेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? तो बेटा हम आपको समझा दे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब ऊपर से लाइट आता है तो लाइट आने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उससे टकराता है, टकरा के टूट जाता है और डिफरेंट कण में वहाँ से टूट कर डिफरेंट रेडिएशन में बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है। तो वहां से जो टूटने के बाद लाइट रे बाहर निकलता है वो आपका लो वेवलेंथ का होता है, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, उसका कलर ब्लू होता है और वही कलर हमारे आंख में जाता है तो आकाश आपको ब्लू दिखाई देता है। डाइफ्रैक्शन क्या होते हैं? तो वो मैं बताता हूं कि साउंड या लाइट को जब किसी पार्टिकल्स पर, जैसे साउंड और लाइट को हम यहां से ऐसे करके जलाएंगे तो आप देखेंगे बेटा जहां तक पड़ेगा ये आपको डार्क होगा, इसके बाद एक सर्कुलर पड़ेगा, यहां पर फेंट लाइट होगा। ऐसे डालेंगे ना तो ऐसे डालने के बाद ये लाइट रे इस पर जाएगा, एनर्जेटिक सब्सटेंस है, जाएगा तो जहां तक पड़ेगा वहां तक खूब चमकेगा, उसके बगल में कम चमकेगा, उसके बगल में कम चमकेगा। तो ये डाइफ्रैक्ट करता है और इसका जो शैडो होगा जिस तरफ, वो शैडो में जाके विलुप्त हो जाता है, प्रतिबिंब परछाई में जाके उसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन तो आपको पता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जब जाता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, उसका गति में भी परिवर्तन हो जाता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं जब प्रकाश को एक माध्यम से गुजारा जाता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं उससे टकराकर अगर वह उसी माध्यम में वापस आ जाता है उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये उम्मीद है कि चारों समझ में आ गया हो। नेक्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आकाशीय पिंड जेना 2003 यू की 313 का नया नाम क्या रखा गया था? तो बेटा इरिस रखा गया था। क्या रखा गया था? इरिस रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर में बेटा किसका बना होता है? नाइक्रोम का तार बना होता है। नाइक्रोम के तार का रेसिस्टेंस अवरोध बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस 5.3 × 10⁻⁸
ओम के बराबर होता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ये पिघलता नहीं है। इसका रेसिस्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसके अवरोध भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये करंट को जाने नहीं देगा, करंट उससे जाना चाहेगा, करंट को जाने नहीं देगा, तो दोनों में घर्षण होगा। घर्षण होगा तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो ये लाल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देगा। इसीलिए तो हीटर का हम उपयोग करते हैं, तो वो काम हो जाता है। इसका स्ट्रेंथ बहुत है, आसानी से ये गलेगा टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्षमता बहुत ज़्यादा होते हैं, वेपर प्रेशर इसका कम होता है, वाष्प दाब क्या होता है इसके बहुत कम होते हैं। तो नाइक्रोम वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राश्रय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। प्राश्रय ध्वनि ये ध्वनि होता है, एक आपका ध्वनि का 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो होता है वो आपको कैसे साउंड होते हैं, तो आपका ऑडिएबल साउंड होता है। ऑडिएबल साउंड होता है, इसको हम आसानी से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड जो होगा वही प्राश्रय ध्वनि होगा, जो हमको सुनाई नहीं देगा। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का भी ध्वनि होगा, उसको भी हम नहीं सुन सकते। ये इंफ्रासोनिक होगा, ये अल्ट्रासोनिक होगा और ये आपका विजिबल होगा, जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि दूध से क्रीम निकालने, क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो बेटा आप केंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालना है तो सेंटर से बाहर की ओर, यानी बाल्टी में ऐसे ऐसे मारेगा तो सारे के सारे क्रीम छट के बाहर आ जाएंगे। तो कौन सा फोर्स लगेगा वहां पर बेटा, तो आप केंद्रीय बल लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र से दूर की ओर लगता है, अभी केंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो केंद्र की ओर लगता है, आपका ऐसा अगर आकृति है तो केंद्र से दूर की ओर जो बल लगता है वही आपका इधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। और इधर की ओर जो बल लगेगा वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज में दोनों लिख सकता है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों लिख सकते हैं, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। है ऑप्शन जेम्स चैडविक, बिल्कुल सही ऑप्शन है, चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक है एम्पियर, किसका मात्रक है बेटा, एम्पियर आपका करंट का मात्रक है। किसका है, करंट का है। कूलम आपका किसका है, तो चार्ज का। कूलम किसका है, आवेश का है। वोल्ट किसका है, हाँ ये आपका किसका, वोल्ट मीटर यानी विभवांतर का होगा। और ओम किसका है, तो ओम आपको क्या होता है, ओम रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क को नहीं दिखाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ताप संरक्षण टेम्परेचर कांस्टेंट को नहीं दिखाता है, टेम्परेचर कंजर्वेशन को नहीं दिखाता है, ठीक है। इतना ही उपरोक्त में से कोई नहीं, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परमाणु के नाभिक में होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, खूब पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेपच्यून की खोज किसने किया था, तो नेपच्यून का खोज बेटा गैले ने किया था। किसने किया था, गैले ने नेपच्यून को खोजा था। नेपच्यून आपका ग्रह होता है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित होता है, तो विद्युत मोटर बेटा फैराडे के नियम पर आधारित होता है। माइकल फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है, इस पर आधारित नहीं होता है। लेंज का नियम आपको मैग्नेटिक फील्ड का नियम है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल दिया था मैग्नेटिक फील्ड करंट और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, त्रिविमीय चित्र जो होते हैं निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बेटा हॉलोग्राम के द्वारा। हॉलोग्राम से किसी भी चीज को आप बनाइएगा तो वो आपको परछाई नहीं दिखाई देगा, लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, वो लगेगा कि सामने कोई वस्तु खड़ा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है वो आपको हॉलोग्राम से। फोटोग्राफिक भी क्या कहता है, फोटोक्रोमिक जो होता है ये भी एक सिद्धांत होता है, जहां पर जो आपका डाटा दिया गया उस डाटा के फोटोन की मदद से, केमिकल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल में आप किसी भी फोटो को प्राप्त कर सकते हैं। फोटोग्राफी जानते हैं, रेडियोग्राफी आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो बेटा चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, सोना तांबा इससे बेहतर होता है। नेक्स्ट कहता है दूरदृष्टि निवारण, आपका अगर हाइपरमेट्रोपिया के शिकार है, दूरदृष्टि यानी दूर का चीज दिखाई देता है, नजदीक वाला नहीं दिखाई देता है, तो बेटा उत्तर लेंस का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो, उत्तर लेंस का प्रयोग करो। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की, तो कॉस्मिक किरणें आपका अधिक ऊर्जावान होता है और बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होता है और वहां
यहाँ से छटकर बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होता है और वहाँ से छिटक कर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, हमारे अंतरिक्ष हमारे कहते हैं हमारे यूनिवर्स में आ जाता है, जो छिटक कर पृथ्वी पर आ जाता है। इसका वोल्टेज आपको बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते हैं, इसका ऊर्जा भी ज़्यादा होता है और वेवलेंथ जो होगा तरंग दैर्ध्य आपका कम होता है 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। और खोज किसने किया था? तो विक्टर ने किया था, विक्टर हेस ने किया था। कौन किया था? विक्टर हेस ने। नेक्स्ट कहता है कि आइरिस किसको कंट्रोल करता है? तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितना मात्रा में प्रकाश हमारे आंख के अंदर आएगा उसको कंट्रोल आइरिस करता है। और पुपिल जो होता है वो इंटेंसिटी के लाइट को कंट्रोल करता है, किस तीव्रता का लाइट हमारे आंख में प्रवेश करेगा उसको पुपिल करता है। सिलियरी मसल्स हमारे फोकल लेंस को कंट्रोल करते हैं, कॉर्निया बाहर के रूपरेखा से हमारे आंख को बताता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आई लेंस जो होते हैं वो फ्लक्चुएशन रेटिना पर इमेज बनता है, एक्वस विट्रस सारे के यूज होते हैं। और ऑप्टिक नर्व का काम होता है ब्रेन को सूचना देना। आंख का सारा कहानी हमने आपको बता दिया। तो किसको? तो प्रकाश जो आता है कितना मात्रा में आएगा उसको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एम्पियर किसका मात्रक है? बेटा अभी बताया है कि विद्युत धारा का मात्रक है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक आपका क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो सोनार अधिकांश किसके द्वारा लाया जाता है? तो सोनार क्या होता है बेटा? रडार की तरह ही होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड कौन किया था? तो पॉल लेग्विन ने किया था। और ध्वनि संचालक यानी ध्वनि के उपयोग के कारण इसको संचालित किया था। ये यूज कहाँ होता है? तो नौचालन में, नैया, समुद्र में कहीं भी या पानी के अंदर कोई भी चीज कहीं चल रहा है तो कौन सा वस्तु कहाँ है? तो वहाँ सोनार लगा होता है। और सोनार क्या करता है? यहाँ से साउंड को भेजेगा, साउंड अपने गति से पानी में जाएगा, 1430 मीटर पर सेकंड से जाएगा, वहाँ जाएगा टकरा के उससे वापस आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा? स्पीड उसका पता है, टाइम आप निकाल लीजिएगा। स्पीड टाइम पता है तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। किस दिशा से वेव आ रहा है और जा रहा है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी उससे निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस दिशा से नैया, नाव या कोई भी चीज़ आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो नौचालकों द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत महाभारत का जो एपिसोड का 50 मिनट 50 क्वेश्चन बल्ले बल्ले माने मार दिया तीर। अब आप लोग इसको क्या कीजिए? एंजॉय कीजिए, परीक्षा का तैयारी कीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।